अगर आप भारतीय स्टॉक मार्केट पर सिर्फ एक नज़र डालें तो ये कोई आपदा नहीं लगती। सेंसेक्स और निफ्टी अपने हाल के उच्च स्तरों से केवल कुछ प्रतिशत ही नीचे हैं। इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही है और बड़े सेक्टोरल बदलाव एक ऐसे इंडेक्स के अंदर छिपे हुए हैं जो लगभग सपाट दिखता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो आपको एक जैसा ही पैटर्न दिखाई देता है। S&P 500 भी कई हफ्तों के उतार चढ़ाव वाले कारोबार के बाद अपने हाल के शिखर से बस कुछ प्रतिशत ही नीचे है। निवेशक अभी भी ब्याज दरों, इन्फ्लेशन और AI की कहानियों पर अटके हुए हैं और मार्केट की कीमतें मोटे तौर पर इस विचार को दर्शाती हैं कि मध्य पूर्व का युद्ध एक सीमित, अस्थायी शौक है जिसे अंततः संभाल लिया जाएगा। लेकिन अगर आप भारत में हैं, जहां हमारे कच्चे तेल का लगभग 4/5वां हिस्सा और हमारी गैस ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, तो आप अभी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी भौतिक ऊर्जा बाधाओं में से एक से गुजर रहे हैं। कुछ मापदंडों के अनुसार इतिहास में ग्लोबल तेल और गैस प्रवाह के लिए यह सबसे बड़ी शॉक है। वास्तव में यह 2026 शॉक कुछ पैमानों पर उससे भी बड़ा है जो हमने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद देखा था। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह कुछ हफ्तों या महीनों की लॉजिस्टिकल देरी नहीं है। यह उस बुनियादी ढांचे का स्थायी भौतिक विनाश है जो दुनिया को चलाए रखता है। आज हम डिकोड करेंगे कि ग्लोबल ऊर्जा मार्केट में अभी क्या टूटा है, दक्षिण कोरिया जैसे देश पहले से ही ईंधन की राशनिंग क्यों कर रहे हैं, यह उन चिप्स को कैसे प्रभावित करता है जो पूरे AI बूम को चलाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हजारों मील दूर बैठे आप यानी भारतीय निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है। ये समझने के लिए कि यह समय अलग क्यों है, आपको देरी और विनाश के बीच का अंतर समझना होगा। अतीत में खाड़ी युद्धों के दौरान या हाल के रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान भी तेल और गैस वहीं मौजूद थे। पाइपें ठीक ठाक थीं, रिफाइनरियां काम कर रही थीं। समस्या बस ईंधन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की थी। आज ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले कतर एनर्जी ने फोर्स मेज्योर नामक किसी चीज की घोषणा की। फोर्स मेज्योर एक कानूनी धारा के अलावा और कुछ नहीं है, जिसका मूल रूप से मतलब है कि कोई दैवीय आपदा या युद्ध हुआ है और हम अपने अनुबंध रद्द कर रहे हैं। ईरान के हमलों से कतर के रास लफान कॉम्प्लेक्स, जो एक विशाल गैस फैक्ट्री है जहां कतर गैस को LNG में बदलता है और उसे जहाज़ों पर लादता है, पर चोट पहुंचने के बाद अब उन्होंने फोर्स मेज्योर की घोषणा कर दी है और चीन, इटली, दक्षिण कोरिया और बेल्जियम में खरीदारों के साथ लॉन्ग टर्म LNG अनुबंध रद्द कर दिए हैं। उन हमलों ने कतर की LNG निर्यात क्षमता का लगभग 17% खत्म कर दिया है, जो सालाना लगभग 13 मिलियन टन है। ऊर्जा के संदर्भ में केवल अंदाजा लगाने के लिए यह लगभग रातों रात ग्लोबल मार्केट से एक मध्यम आकार के देश की पूरी वार्षिक गैस आपूर्ति को हटाने जैसा है। खैर, प्रतिक्रिया यह हुई कि कुछ ही दिनों में एशियाई LNG स्पॉट की कीमतें लगभग 60% बढ़ गईं, जिससे बेंचमार्क कई वर्षों के उच्च स्तर पर वापस चले गए, क्योंकि खरीदार कतरी कार्गो को बदलने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। आइए दक्षिण कोरिया को देखें। यह अपना लगभग सारा तेल आयात करता है और दुनिया के सबसे बड़े LNG खरीदारों में से एक है। गैस से चलने वाले प्लांट इसकी लगभग 27% बिजली पैदा करते हैं। इसलिए LNG आपूर्ति में कोई भी शॉक ग्रिड और फैक्ट्रियों दोनों पर असर डालता है। सियोल पहले ही ईंधन बचाने के उपाय लागू कर चुका है, जिसमें एक रोटेशन प्रणाली भी शामिल है जो हर हफ्ते एक दिन सरकारी गाड़ियों को सड़क से दूर रखती है। देश जिसके चिप निर्माता दुनिया के मेमोरी चिप्स का एक बड़ा हिस्सा आपूर्ति करते हैं, को अचानक बिजली चालू रखने की चिंता करनी पड़ रही है। लेकिन जिस तरह से यह हो रहा है उसमें एक स्याह लगभग अविश्वसनीय विडंबना है। कतर में जिस सुविधा रास लफान पर हमला हुआ वह दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र के एक तरफ स्थित है। उसी भूवैज्ञानिक चट्टान का दूसरा हिस्सा ईरान का है। इसे साउथ पार्स कहा जाता है। पहले ईरान की तरफ हमला हुआ, फिर जवाबी कार्रवाई में कतर की तरफ हमला हुआ। तो जो अणु 4 महाद्वीपों के लिए LNG बनते हैं और अमोनिया के लिए फीड स्टॉक जो ग्लोबल कृषि को पोषित करता है, वे सब एक ही चट्टान से निकलते हैं। और अब चट्टान के दोनों किनारों पर मौजूद महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। और यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
अगर कतर इसे कल ही फिर से बनाना चाहे भी तो वह सिर्फ कुछ स्पेयर पार्ट्स का ऑन ऑर्डर नहीं दे सकता। विशाल मशीनें जो एलएनजी ट्रेनों को फीड करती हैं, विशेष रूप से बड़े पैमाने की एयर सेपरेशन यूनिट्स एएसयू को बनाने और स्थापित करने में आमतौर पर 3 से 4 साल लगते हैं और दुनिया भर में केवल कुछ ही विशेष कंपनियां उस पैमाने पर उनकी आपूर्ति कर सकती हैं। तो वास्तव में पूरी क्षमता वापस आने में लगभग आधा दशक लग जाएगा। चलिए अब क्लाउड की बात करते हैं। आसमान वाले की नहीं बल्कि डेटा सेंटर क्लाउड की जो चिप्स पे चलता है, वे भी इसी चट्टान पर निर्भर हैं। कतर का रास लफान कॉम्प्लेक्स नॉर्थ फील्ड से गैस को प्रोसेस करता है और इस प्रक्रिया में अपने एलएनजी संचालन के उप उत्पाद के रूप में दुनिया की 30% हीलियम की आपूर्ति करता है। हीलियम वह अदृश्य नोबल गैस है जो उन लिथोग्राफी और अन्य उपकरणों को कूल और स्थिर करने में मदद करती है जो एआई बूम को शक्ति देने वाली चिप्स प्रिंट करते हैं। तो जब रास लफान ऑफलाइन हो गया तो इसने न केवल तेल और गैस के प्रवाह को रोका बल्कि इसने ग्लोबल हीलियम आपूर्ति का 1/3 हिस्सा भी रोक दिया, जिससे उन फैब्स और उपकरणों पर सीधा दबाव पड़ा जो ट्रेन करते हैं और एआई मॉडल चलाते हैं। ऊर्जा शॉक और एआई हार्डवेयर शॉक दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही कहानी का हिस्सा हैं। दोनों खाड़ी में एक ही चौक पॉइंट द्वारा बाधित हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, कतर ने चीन, दक्षिण कोरिया के साथ अनुबंध रद्द कर दिए, भारत उस सूची में नहीं था, तो मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? खैर, आपको इसलिए परवाह करनी चाहिए, भारत अपने कच्चे तेल के विशाल मेजॉरिटी के लिए आयात पर निर्भर करता है, 10 में से लगभग 9 बैरल, और वह निर्भरता जल्द ही खत्म नहीं होने वाली है। दिल्ली ने हॉर्मुज जलमरू मध्य से अपने जोखिम को कम करने की कोशिश की है और आज हमारे कच्चे तेल का लगभग 70% उस अकेले चोक पॉइंट के बाहर से आता है। लेकिन कीमतें अभी भी मध्य पूर्व के बेंचमार्क और ग्लोबल स्पॉट बाजारों द्वारा संचालित होती हैं। इसलिए जब कुछ दिनों में एशियाई एलएनजी की कीमतें 40-50% तक बढ़ जाती हैं तो वे ऊंची कीमतें अंततः भारत द्वारा मार्जिन पर भुगतान की जाने वाली कीमत में शामिल हो जाती हैं। जब ऊर्जा इतनी महंगी हो जाती है तो ये पूरे इकोनॉमी पर एक विशाल अदृश्य टैक्स की तरह व्यवहार करती है। तो अपने पोर्टफोलियो की कंपनियों के बारे में सोचें। सीमेंट, स्टील, रसायन, उर्वरक, वे भारी मात्रा में ईंधन और बिजली जलाते हैं। अगर उनकी ऊर्जा लागतें बढ़ती हैं तो उनके मार्जिन कुचल दिए जाते हैं और यह यही नहीं रुकता। जब भारत को तेल का वही बैरल खरीदने के लिए अधिक पैसा, अधिक डॉलर खर्च करना पड़ता है तो रुपया आमतौर पर कमजोर होता है। एक कमजोर रुपया हर इंपोर्ट को महंगा बना देता है और इन्फ्लेशन को ऊपर धकेलता है। इन्फ्लेशन के ऊंचा रहने पर आरबीआई के पास ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है और अगर दरें ज्यादा समय तक ऊंची रहती हैं तो मार्केट को उस तरह के बढ़े हुए वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने में संघर्ष करना पड़ेगा जो हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं। और अगर यह अब भी आपको बढ़ा चढ़ाकर लग रहा है तो इस पर विचार करें। 24 मार्च को इस संकट के ठीक बीच में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जल्दबाजी में एक नया आदेश जारी किया। यह स्थानीय मंजूरियों, जमीन संबंधी बाधाओं और ऊंचे शुल्कों की अड़चनों को दूर करके गैस और उत्पाद पाइपलाइनों में तेजी लाने के लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध ढांचा बनाता है। और अपने ही एक नोट में सरकार कहती है कि यह सीधे तौर पर होर्मुज जलडम मरुमध्य में हुए व्यवधानों और खाड़ी के द्रवीकरण संयंत्रों को हुए नुकसान से जुड़ा है। तो जब कोई सरकारी तंत्र मुख्य ऊर्जा ढांचे के नियमों को फिर से लिखने के लिए इतनी तेजी से काम करता है तो यह एक साफ संकेत है कि नीति निर्माता आपूर्ति शॉक को असली मान रहे हैं और निवेशकों के रूप में आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। हम ढांचागत कमी के एक युग में प्रवेश कर रही हैं। मार्केट फिलहाल नींद में चल रहा है। यह एक अस्थायी व्यवधान के हिसाब से कीमत लगा रहा है जबकि भौतिक वास्तविकता स्थायी विनाश है। एक निवेशक के रूप में आपको अभी अपने पोर्टफोलियो को देखने और खुद से एक कठिन सवाल पूछने की जरूरत है। मेरी कितनी संपत्ति इस धारणा पर निर्भर करती है कि ऊर्जा सस्ती और प्रचुर मात्रा में बनी रहेगी? क्योंकि सस्ती भरोसेमंद ऊर्जा का युग होर्मुज जलमरुमध्य के ऊपर एक आग के गोले के साथ अभी अभी समाप्त हो गया है। यह घबराने के बारे में नहीं है बल्कि सही स्थिति लेने के बारे में है। स्मार्ट मनी पहले से ही ऊर्जा गहन
कम मार्जिन वाले व्यवसायों से निकलकर उन क्षेत्रों में जा रहा है जो निरंतर ऊर्जा घाटे में टिके रह सकते हैं या यहाँ तक कि उससे प्रॉफिट भी कर सकते हैं। मैं यशोधरा हूँ और आप देख रहे थे डिकोडर। अगर इससे आपको मार्केट में ब्लाइंड स्पॉट देखने में मदद मिली तो लाइक बटन दबाएं, इसे किसी दूसरे निवेशक के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक स्मार्ट बने रहें और सूचित रहें।